बहुत बहुत शुक्रिया बिग लाइव शो में आप सभी हजरात का। और फजील साहब के जो सवाल शुरू करते हैं वो यहाँ से कि सीरिया में जो बम धमाका हुआ है आज और नमाजी मारे गए हैं, क्या अब इबादत गाहें भी जंग के निशाने पर आना शुरू हो गई हैं? देखिए जाफरी साहब, मस्जिद अक्सा से बड़ा बैतुल मुकद्दस तो कुछ नहीं हो सकता। सारी आफत तो उस पे आ रखी थी, उसी को बचाने के लिए तो इतनी जद्दोजहद हो रही है। और ये इजराइल, अमेरिका, ये लोग मस्जिद नहीं देखते हैं, इनका मकसद हल होना चाहिए। किसी भी सीमा तक ये लोग चले जाते हैं। इन लोगों के सामने ये बात बोलना अपनी ही कमजोरी बताना है। मस्जिद सीरिया के अंदर जो धमाका हुआ है, उस धमाके के पीछे कोई टारगेटेड किलिंग का मकसद था। एक दो दिन में ये भी खबरें आई कि इसके पीछे का मकसद क्या था। ये बशर अल असद का एरिया है जहां उसके समर्थक लोग ज्यादा रहते हैं। और एक दो दिन के अंदर देखिएगा, इसकी जांच जब होगी तो खुलासा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये टारगेटेड किलिंग का इरादा था, इसी को मारने की मंशा से इसमें ब्लास्ट किया गया है और उसके चलते बेगुनाह नमाजी मारे गए। और दुनिया भर में इसकी मजम्मत हो रही है। लेकिन इजराइल युद्ध को ऐसे मुहाने पर ले आके खड़ा करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि चारों तरफ से ईरान, सीरिया, यमन, हिजबुल्ला सबको डिस्टर्ब किया जाए ताकि सब किनारे किनारे अलग अलग फ्रंट पर लड़े। अभी क्या है, सभी फ्रंटों पर इजराइल को खुद लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल की ये सोच गलत है। इजराइल इसमें कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आज से 4-5 दिन पहले आपने सुना, कल भी आपने जिक्र किया था उसका, यमन और हुतियों के खिलाफ यूएई की एक अरब लड़ाके सना की तरफ बढ़ रहे थे। उनको तो खैर रोक दिया हुतियों ने, लेकिन एक ध्यान तो बटा ना उनका एक ध्यान तो बटा। कुछ सेना वहां लग करके मजबूती से उनको रोके हुए। इधर हिजबुल्ला को सरेंडर करना है दिसंबर में अपने हथियार। अब हिजबुल्ला कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार हमारी ताकत है, हम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो क्या करेगा इजराइल? हमला करेगा, जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। तो ईरान ने भी कह दिया है कि हम हिजबुल्ला के साथ हैं। और हिजबुल्ला ने इधर पिछले 5-6 महीने से, जब से सीज फायर हुआ है, तब से अपने आप को बहुत मजबूत किया है। आराम, देखिए किसी भी सेना को आराम की भी जरूरत पड़ती है, जो आईडीएफ को नहीं मिल पा रहा है। तो हिजबुल्ला ने इधर 6-7 महीने में खूब आराम से अपनी ताकत मजबूत किया है। और जो सीरिया के अंदर हो रहा है, इजराइल जिस बात को लेकर परेशान है कि उनके चाहते हुए भी ईरान से हिजबुल्ला का सप्लाई लाइन वाया सीरिया कट नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको अल-शुरा से धोखा हो गया। जिस तरह से अल-शुरा को उम्मीद करते थे कि अल-शुरा हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, पर अल-शुरा मध्यम मार्गी रास्ता चुन लिए, बीच का रास्ता। आराम से काम कर रहे, एक वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर की तरह उनका बर्ताव हो रहा है। अब वो कोट पैंट टाई पहनते हैं, अब लड़ाका का टैग उनसे हट चुका है। अब वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो रूस और ईरान से अलग नहीं है, क्योंकि ओआईसी की बैठकों में भी जाते हैं, वहां पे अपने विचार भी रखते हैं। और कई बार उन्होंने इजराइल, गोलान हाइट से इजराइल को खाली करने का अपना वादा भी पूरा करने के लिए बार बार अमेरिका को भी कहे और इजराइल से भी कहते रहते हैं। ये बात इजराइल को बर्दाश्त नहीं होती है कि ये क्यों बात करते हैं। इसलिए कि उनको इसलिए बैठाला गया था कि ईरान से कोई भी हथियार हिजबुल्ला ना जाने पाए, क्योंकि अगर हिजबुल्ला
से अगर इजराइल को जंग करना पड़ेगा दिसंबर के बाद, अगर वो हथियार नहीं रखता है तो ऐसे थोड़े आकर के निमंत्रण देके चले जाएंगे, जंग करनी पड़ेगी ना। तो जंग का मैदान हिजबुल्लाह हो सकता है ईरान के समर्थन से, और आईडीएफ और हिजबुल्लाह लड़ेंगे वहां पे और ईरान की मदद करेगा, और इसी बीच ईरान उधर से हमला कर दे इजराइल के ऊपर, उधर टर्की हमला कर दे इजराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह और हमास और हूती तो तैयार बैठे ही हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये चाहते हैं, इजराइल सबको अलग अलग फ्रंट पे उलझा के रखना चाहते हैं, ताकि फिलहाल जो है कैसे भी करके फिलिस्तीन को राष्ट्र या वहां पे कोई अंतरिम सरकार न बनने पाए, इसके लिए उलझाने का भटकाने का काम ये कर रहे हैं, दुनिया को बताने के लिए कि अब देखिए सीरिया में तो कोई बात थी नहीं, लेकिन आज ब्लास्ट करके एक नई कहानी मिल गई। तो इसी तरह से ये सारे काम में इजराइल की चाल है। इजराइल ये नहीं चाहता है कि ये लोग आपस में बैठ के खामोशी से बात कर सके, और 29 तारीख का सबको इंतजार है कि क्या ट्रंप इनको समझाते हैं कि भाई वहां सरकार बनने दो, या उनको उकसाते हैं। दोनों काम ट्रंप को ही करना है, समझाने का काम भी ट्रंप कर सकते हैं और उकसाने का काम भी कर सकते हैं। दुनिया को दोनों तरफ ये इंतजार है कि क्या ट्रंप उकसाते हैं या समझाते हैं। दोनों में इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान है, और बाकी लोग जिसका अब हमास के पास, फिलिस्तीन के पास क्या बचा है नुकसान सहने के लिए। ईरान तो इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, इतना खर्चा किया है, वो कब नहीं चाहेगा कि हमारा आर पार की लड़ाई हो जाए। तो ये जो आज दो तीन घटनाएं हम आपको बताए, ये सारा इजराइल इसके पीछे है, और इजराइल की ये नाकामयाब कोशिश है, ये उल्टी पड़ जाएगी उनके लिए। जी, यानी कि यूं माना जाए कि ये जो बमबारी हुई है, एक तरह की आतंकवादी हमला हुआ है, या यूं कहा जाए तो ये एक मकसद है सिर्फ दहशत फैलाने के लिए और भटकाने के लिए, ज़हन मुंतशिर करने के लिए ये काम नहीं किया नहीं, गया है। ये अटकाने भटकाने की बात नहीं है। आप देख लीजिएगा, इसमें 1-2 रोज में कुछ पता चलेगा। ये किसी को टारगेटेड किलिंग करने के प्लान से किसी को निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो बिल्कुल इसको किसी नतीजे से नहीं पहुंचा जा सके। ये बिल्कुल घटना जो है कराई गई है, और इसमें किसी का जरूर इसमें हाथ है, और किसी को खास इंसान को टारगेट करने के लिए भले वो इसमें बच गया हो, लेकिन आप 1-2 रोज में ये बात भी सामने आ जाएगी कि कौन निशाने पे था। जी, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा यमन की। अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो यमन वाकई हूती वगैरह का तो अपना वो है, लेकिन यमन में खुसूसी तौर से सऊदी अरबिया के जो जेट फ्लाइट्स थे उनके जरिए से बमबारी हुई है। तो क्या ये जंग अब फिर से पूरे जोर पर लौट रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। देखिए सऊदी अरबिया मैंने कल भी आपसे कहा था कि सऊदी जी। अरबिया कभी एग्रेशन में नहीं आता है किसी भी तरीके से। अब उनके पुराना रिश्ता है हूती से और अरब का, पुरानी रंजिश है, उसको धार देने के लिए फिलहाल अरब ने हमला किया है। अब अरब का सोचना क्या है, ये सब 1-2 दिन के अंदर, कल तक बहुत हद तक सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जैसे जैसे अमेरिका जाने का नेतन्याहू का टाइम नजदीक आ रहा है, चारों तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किसी तरह से नेतन्याहू जब उनके सामने बैठे तो उनको ये कहने को हो जाए कि साहब देखिए यमन में ये हो गया, सीरिया में ये हो गया, हिजबुल्लाह का ये हो गया, हमास का ये हो गया, दुनिया भर का पुलिंदा शिकायत लेकर के। तो शिकायत के लिए मटेरियल भी तो चाहिए। क्या शिकायत करेंगे कि क्या उन्होंने नमक तेज खा लिया या चाय में चीनी पी लिए, शुगर के पेशेंट होके भी चाय में चीनी पी लिए? ये तो शिकायत का मौजू नहीं होगा ना।
तो अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए नेतन्याहू ये सारा डिस्टरबेंस करवा रहे हैं 29 से पहले हमारे पास इतना मटेरियल हो जाए कि हम जा करके प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने सीरियल वाइज हिजबुल्लाह से लेके हमास से लेकर के यमन से लेकर के अरब तक और टर्की तक इन सारी चीजों का पूरा लेखा जोखा हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। किसके सामने? ट्रम्प के सामने। ट्रम्प इसलिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं। ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं जैसे एग्जाम में बिल्कुल नकलची बच्चे चिट तैयार करते हैं ना, एग्जाम से एक दिन पहले चिट तैयार करते हैं नकल करने के लिए। हाँ, वैसे ही आपकी मिसालें बड़ी नेतन्याहू जो है, गजब की होती। नहीं वो हम लोग जब पढ़ते थे तो जी जी कुछ हम जैसे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो तो रिवाइज करते हैं, वो उस टाइम याद नहीं करते कुछ। एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या याद होगा अगर आप साल भर नहीं सही याद बात। किए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद वाद तो करते नहीं, पढ़ते उड़ते हैं नहीं, कुछ चिट बना के रख लेते हैं पेन के अंदर, आस्तीन के अंदर, पैंट की जेब में, छिपाने वाली जगह पे। वो कभी कभी सक्सेस भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनसक्सेस होते हैं, लेकिन लाइफ में तो अनसक्सेस हो जाते हैं ना। काबिलियत को हथियार ना बना करके आप चिट के भरोसे यदि एग्जाम पास कर लिए तो वो तो आपकी जिंदगी का फेल्योरेंस है, आप पीछे हो रहे। ठीक उसी जी तरह से नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने अपना प्रस्तुत करने के लिए लेखा जोखा क्या बताएंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चंगा है भाई, तो तुम काहे परेशान हो। तो वो बताने के लिए कि साहब देखिए अरब ऐसे कर रहा है, यमन में ऐसे हो रहा है, हिजबुल्लाह का दिसंबर खत्म होने वाला है, हूती ऐसे कर रहा है, सीरिया में बम फट रहा है, आईएसआईएस वाले फाड़ दिए, कौन बोला है? अभी तो ये सब कुछ जिम्मेदारी लिया नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना तजर्बा है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि सीरिया में जो घटना हुई है ये टारगेटेड किलिंग है। अब जिसका टारगेट किया वो मिला कि नहीं मिला ये बात 1-2 दिन के अंदर मालूम हो जाएगा। ये बाद में पता चलेगा। जी जी अच्छा, अमेरिका की आपने बात की, थोड़ा सा अमेरिका एक तरफ तो इनसे 29 तारीख में मिलने जा रहे हैं और दूसरी तरफ नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने बता रहे हैं कि साहब हम वहां पे, क्योंकि ईसाइयों पे बड़ी जो है उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही थी और इंसानियत खतरे में थी, लिहाजा हमने जो है बमबारी करी है आईएसआईएस के ठिकानों पर। ये तस्दीक भी हो गई नाइजीरिया से। तो इस पे मतलब एक बड़ी अजीब बात है कि ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमैनिटी सामने आ रही है ट्रम्प की। इसमें क्या हमारे नाज़रीन के लिए बताना चाहेंगे आप? जब वो पाकिस्तान में 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में क्लस्टर बम गिरा रहे थे तो यही जी कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन के लोग छिपे हैं यहाँ पे जी और उसके लिए हम बम मार रहे। इतना क्लस्टर बम मारा कि 25% अफगानिस्तान की अफगानियों की आबादी कम हो गई। और ओसामा बिन लादेन मिला कहाँ? पाकिस्तान में, मारा भी पाकिस्तान गया में। पाकिस्तान में। तो उनका क्या होगा जो बेगुनाह अफगानिस्तानी मार दिए गए? उनका अभी तो कौन जवाब देगा? उनके बच्चों को न कंपनसेशन मिला, न उनको कोई राहत मिली, उनके परिवार का परिवार समाप्त हो गया उस क्लस्टर बम में। इसी तरह की तो पुरानी आदत है इनकी। इराक के अंदर कहा कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स रखे हुए। इतने साल सद्दाम हुसैन को शहीद हुए भी इतने साल हो गए, आज जी तक तो केमिकल वेपन्स पता चला नहीं। ये जी ऐसे जी ही मिला नहीं अभी तक। प्लांटेड स्टोरी चला करके लोगों को बदनाम करके उसके ऊपर हमला करने की तैयारी करते हैं। अब चूंकि इब्राहिम ट्राओरे वहां पे एक लीडर बन के निकल रहे अफ्रीका कंट्री के अंदर, नाइजर वगैरह तो उनके हाथ से निकल ही चुका है फ्रांस के। जी अब जी जी नाइजीरिया में ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आईएसआईएस का अड्डा है। अभी तक तो हम लोग सीरिया में ही समझते थे। अब ये जी जी दुनिया में जिसको मारे, जिसको भी मारना चाहे मार देंगे और कहेंगे कि आईएसआई का एजेंट था, आईएसआईएस का ग्रुप का था। पर दुनिया को सबूत नहीं बताएंगे। सबूत भी तो बताना पड़ेगा ना, आपने मार दिया, जो भी कर दिया, तो उसका सबूत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? यही तो करता है ना। तो ये बहाना लेकर के आईएसआईएस का, और आईएसआईएस का इस समय मिशन क्या है भाई?
चलिए हमास का मिशन समझ में आता है, हिजबुल्लाह का समझ में आता है, हूती का समझ में आता है, ईरान का समझ में आता है। आईएसआईएस का मिशन क्या है इस वक्त? उसकी तो कोई डिमांड भी नहीं है, ना वो किसी लफड़े में है, ना किसी पचड़े में है, ना उसकी कोई शिरकत है हमास या हिजबुल्लाह की इस लड़ाई में, फिलिस्तीन के साथ में नहीं है। कोई उसका संगठन का नाम ही अभी नहीं था। बशर अल असद और अल शुरा के बीच में सीरिया में लड़ाई हो रही थी। आईएसआईएस तो कोई चर्चा में था ही नहीं, पिछले 2 साल से तो कोई नाम ही नहीं आ रहा था। ये नए सिरे से आईएसआईएस को प्लान किया जा रहा है, उसकी नर्सरी तैयार की जाए। आईएसआईएस की नई नर्सरी अमेरिका तैयार कर रहा है, ताकि आईएसआईएस के खौफ से लोगों को डरवाया जा सके और उनको दुनिया को बताया जा सके कि भाई आईएसआईएस का खौफ है, इसलिए अभी हम यहाँ से अपनी सेना नहीं हटा सकते। ये सब बातें तो अब राजनीति में बच्चा समझता है इस बात को। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब पहले जैसी बात थोड़े रही है। अब तो 1 घंटे में ही दुनिया की सारी बातें दुनिया भर में फैल जाती हैं। कोई नई बात थोड़ी है इसमें। और अमेरिका की ये पॉलिसी भी नई है। पहले लोगों को बदनाम करना, फिर उस पे हमले करना और फिर वहां से किसी और को निशाना लगा देना। ये तो अमेरिका की पुरानी आदत रही है। तो हम लोग कैसे, कोई दुनिया का आदमी कैसे मानेगा कि आईएसआईएस का हाथ है नाइजीरिया? समझ रहे हैं आप? जी। नाइजीरिया अलग ही भूगोल है उसका, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब उसको बीच में ले आकर के उस पर हमला करेंगे, ताकि अफ्रीका से, इनको डर है कि कल को अगर गजा से हमला होता है फिलिस्तीन वर्सेस अमेरिका में, तो इनको डर है कि अफ्रीकन मूल के नागरिक इस लड़ाई में कूद न पड़े हमास के साथ या हिजबुल्लाह के साथ या अमेरिका के खिलाफ, मान लीजिए। तो उनको कैसे भी डरवाया जाए, ये डरवाने के लिए कि अफ्रीका मूल के लोग, जैसे लीबिया में जो है चीफ का प्लेन क्रैश हो गया, और लीबिया अफ्रीका का एक देश है और नाइजीरिया भी अफ्रीका है। तो इनको बहुत डर है, क्योंकि वहां एक बड़ी पॉपुलेशन है। वो लोग ऐसा ना हो कि आ जाए इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में लड़ने, इसलिए उनको डरवाने का एक बहाना खोज रहे कि भाई इनको आईएसआईएस के नाम पर मारो, ताकि ये वहीं स्टक कर जाए, अपने आगे ना बढ़े। स्टक करने के लिए, रोकने के लिए कहीं ना कहीं, और खुल के इब्राहिम ट्रेओरे तो बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे गजा मदद करने के लिए उनकी। तो ये एक बहाना है नाइजीरिया में, क्योंकि वहां ईसाई आबादी भी है, मुसलमान भी हैं। तो नाइजीरिया से लोग न जाए गजा की तरफ, या उनकी मदद में ना जाएं, उनको वहीं स्टक कर देने की जो योजना है अमेरिका की, उसका एक पार्ट है ये, और कुछ नहीं है जी। चलते हैं थोड़ा सा गाजा की तरफ। अभी गाजा के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें एक मसला ये भी है कि आज की एक बहुत ही खुफिया रिपोर्ट कही या खुसूस रिपोर्ट बिलखुसूस के आईडीएफ की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि स्कूल और हॉस्पिटल्स में भी हमास के लोग छुपे हैं। जो आप बात कह रहे थे ना आतंकवादियों को मारने वाली, वो यहाँ पे भी लागू हो रही है मुझे लगता है। तो क्या ये पुराना बहाना वही है जो पुराना चल रहा है, या फिर येलो लाइन को भी थोड़ा छेड़छाड़ हो रही, तो उस पर कब्जा करने का फिर से एक नया कानून बनाया जा रहा है? नहीं, कुछ लोग हथियारबंद लोग पीला ड्रम फेंक दिए ले आकर के, और वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब येलो लाइन यहां से शुरू होती है। ये घटना हुई आज। लोगों को गजा खाली करने के लिए बाकायदा ऐलान किए और कह दिए कि इजराइल का ये फरमान है, आप लोग गजा खाली कर दो, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। क्योंकि हमास, और वो लोग उतरे नहीं अपनी गाड़ी से, बाइक में थे, उतरे नहीं, बस ऐसे ही बोलते हुए कुछ हवाई फायर करते हुए निकल गए, और पीला ड्रम जो है फेंकते हुए चले गए। ये हुआ आज गजा के अंदर जी। और ये कहने की कोशिश हो रही है कि तुम्हारे घर से बाहर की जो
लाइन उसको पीली लाइन, येलो लाइन मान लो आप, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं ये तो। ये सारा खेल इजराइल जो है इसीलिए खेल रहा है कि हम एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट ट्रम्प को हम मुगालते में डाल करके कुछ उनसे हामी भरवा लें, कि उनका बर्दाश्त ले लें कि भाई आपने कहा था ऐसा करने के लिए। तो ये सारा चीज जो है ना 29 तारीख के बाद ये सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कुछ इसको खत्म नहीं करना पड़ेगा। मतलब सारे जितने भी इंकशाफात हैं वो सब जो भी प्रेडिक्शंस चल रहे हैं 29 के बाद ही फाइनलाइज हो पाएंगे। 29 के बाद तय हो जाएगा कि इजराइल हमला करेगा कि नहीं करेगा। 29 तक अभी चीजें चल रही। क्योंकि आप अक्सर कैलिफोर्निया की बात करा करते थे, कैलिफोर्निया की भी खबर आ गई है कि वहां पे सैलाब और जो है लैंडस्लाइड्स वगैरह काफी हुई हैं। तकरीबन